नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक खत्म हो गई है। एआईसीसी मुख्यालय में हुई बैठक। मल्लिकार्जुन खड़गे ने की बैठक की अध्यक्षता। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर मंथन किया गया है। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर भी चर्चा की गई है। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में कांग्रेस की बड़ी बैठक खत्म हो गई है, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल हुए। साथ ही राहुल गांधी की यात्रा को लेकर चर्चा हुई, 2024 चुनाव को लेकर चर्चा हुई, किस तरह आगे रणनीति होनी चाहिए, इसको लेकर भी चर्चा की गई। बैठक के बाद कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, वो भी हम आपको दिखाएंगे। हमारे लंबे इतिहास में, हमारे पार्टी के लंबे इतिहास में और हमारे देश के इतिहास में भी भारत जोड़ो यात्रा एक मील का पत्थर साबित हुआ। आज सभी लोगों ने उसी का जिक्र किया। भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो मुद्दे राहुल जी ने उठाए थे, आर्थिक विषमताओं को लेकर, सामाजिक ध्रुवीकरण को लेकर और राजनीतिक तानाशाही को लेकर, ये तीन बड़े मुद्दे थे जो करीब 145 दिन राहुल जी 12 राज्यों में और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में इसी का उन्होंने जिक्र किया। आज सभी पीसीसी अध्यक्ष और हमारे सबसे महत्वपूर्ण बात है, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष भी इस भारत जोड़ो यात्रा का जो संदेशा था, जो पैगाम था, जो मकसद था, उस पर फिर जोर दिया, बल दिया और सभी के भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए और आज जो बातचीत हुई, सारे पीसीसी अध्यक्ष और सीएलपी लीडर की ओर से जो सुझाव आए थे, उसको मद्देनजर रखते हुए ये निर्णय लिया गया आज की बैठक में कि ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा होगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, न्याय तो मकसद ही है। हमारे संविधान के प्रस्तावना में शुरुआत ही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से होता है। हमारे संविधान के जो 4 स्तंभ हैं, प्रस्तावना के जो 4 स्तंभ हैं, पहला स्तंभ ही न्याय है, दूसरा है स्वतंत्रता, तीसरा है समता और चौथा है बंधुता। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, यही 4 स्तंभ हैं हमारे संविधान के प्रस्तावना में, प्रीएम्बल में। तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि भारत जोड़ो यात्रा से जो हमने सफलता हासिल की थी, भारत जोड़ो यात्रा का जो असर न केवल हमारे संगठन पर परंतु हमारे देश की राजनीति पर पड़ा, उसको हमें भूलना नहीं चाहिए, उसको आगे ले चलना चाहिए। इसलिए इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा होगा। न्याय तो मकसद ही है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। और इस न्याय, ये सिर्फ शब्द का खेल नहीं है। सामाजिक न्याय के लिए कांग्रेस पार्टी के ओर से क्या सुझाव हैं, आर्थिक न्याय के लिए हम क्या प्राथमिकताएं देखते हैं और राजनीतिक न्याय के लिए हमारा विचार क्या है, इस यात्रा के दौरान
राहुल जी उस पर अपने विचार रखेंगे जनता के सामने, पर इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा होगा। दूसरी बिंदु यह है कि शुरुआत 14 तारीख इम्फाल में होगा, 12-12:30 बजे इम्फाल से शुरू होगा और मणिपुर के बाद नागालैंड, नागालैंड के बाद असम, असम के बाद अरुणाचल प्रदेश। मैं विशेष जिक्र करना चाहता हूं अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद हम वापस असम आएंगे, असम से मेघालय और बाद में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कंचन कनौडिया जुड़ गई हैं। कंचन, कांग्रेस की जो बड़ी बैठक चल रही थी आगामी चुनाव को लेकर और राहुल गांधी की यात्रा को लेकर, अब वो समाप्त हो गई है। बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई और क्या प्रमुख बातें बैठक की? जी बिल्कुल, देखिए ये जो बड़ी बैठक थी वो अभी समाप्त हो गई है। हालांकि अभी कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक होना बाकी है, जो शाम को आज 6:30 बजे होगी। देखिए अभी फिलहाल जो बैठक जारी थी सुबह से, उस बैठक में लोकसभा चुनावों को लेके और भारत न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा का 2.0 भारत न्याय यात्रा के रूट मैप पर चर्चा हुई है। ये जो भारत न्याय यात्रा निकाली जा रही है मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक, इसके रूट मैप पर चर्चा हुई है। देखिए ये इस यात्रा में जहाँ जहाँ पर कांग्रेस पार्टी इस यात्रा में जिस जिस क्षेत्र को कवर करेगी वहाँ पे कितनी लोकसभा सीटें हैं, और क्योंकि ये पहले जो भारत जोड़ो यात्रा थी वो केवल पद यात्रा थी, पैदल चल के की गई थी, लेकिन ये जो भारत न्याय यात्रा है ये हाइब्रिड यात्रा होगी। गाड़ी में चल के कुछ सफ़र किया जाएगा, कुछ सफ़र पैदल किया जाएगा। जहाँ पे पैदल सफ़र किया जाएगा वो किन क्षेत्रों में किया जाएगा और किस प्रकार से चुनाव के लिहाज से वो बहुत ज़रूरी है, उसको लेके क्या कुछ रणनीति रहेगी, उन सब चीज़ों को लेके इस पर चर्चा की गई थी। देखिए मैनिफेस्टो कमेटी की अभी बैठक शाम को 6:30 बजे होगी। फिलहाल लोकसभा चुनावों को लेते हुए अभी नेशनल अलायंस कमेटी की दो दिवसीय बैठक हुई थी 9 राज्यों में। किस हमें अलायंस में, जहाँ पे कांग्रेस पार्टी अलायंस में रहने वाली है इंडिया गठबंधन के साथ, वहाँ वो कितनी सीटों पे मजबूत है, और यदि जिन सीटों पे मजबूत है तो उसे उतनी टिकट्स मिलेगी, उनकी क्या मांग रहेगी, उन सब चीज़ों को लेकर आज रिपोर्ट सौंपी गई है, उस पर पूरा मंथन किया गया था। और बिल्कुल कंचन, देखिए बिहार में तो सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तय हो गया, लेकिन अब कांग्रेस की स्थिति की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पूरी कोशिश में है कि लोकसभा चुनाव में जो एक उद्देश्य है बीजेपी मुक्त भारत बनाने की, उसे सफल बनाया जा सके। और जैसा कि सीट शेयरिंग का जिक्र आप कर रही हैं, तो क्या इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से फॉर्मूला तय किया गया कि आखिर क्या हिसाब किताब होगा सीटों का? कोई सूत्रों के हवाले से जानकारी ऐसी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए पहले जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी वो कर्नाटका होते हुए आई थी, और कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी को भारत जोड़ो यात्रा का इफेक्ट देखने को मिला था, वहाँ पे उनकी जीत दर्ज हुई थी। उसी को लेके अब भारत न्याय यात्रा, देखिए पश्चिम बंगाल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, यहाँ बड़ी भारी संख्या में लोकसभा सीटें आती है। यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं, पश्चिम बंगाल में 42 है, और बिहार में 40 है। इसी बीच ये भी जानना चाहूंगी आपसे कि शाम में जो बैठक होगी उस बैठक में कौन कौन शामिल होगा? जी देखिए मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक होगी और लोकसभा चुनाव के लिए मैनिफेस्टो तैयार किया जाएगा। उस बैठक में पी चिदम्बरम जो संयोजक है मेन, उसके 16 सदस्यीय कमेटी है वो, उसके अंदर 16 सदस्य है और वो सभी मौजूद रहेंगे। और किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा, जनता से रिलेटेड क्या मुद्दे होंगे, महंगाई, बेरोजगारी, किसान, महिला, ये सब मुद्दे बहुत अहम रहने वाले हैं। इन सब 5 बिंदुओं को लेकर पूरा मैनिफेस्टो तैयार किया जाएगा, उसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी शाम की बैठक में। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों का।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप दौरा किया और इस दौरान पीएम मोदी ने ट्वीट कर कई फोटोज शेयर की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समुद्र में गोते लगाए, लक्षद्वीप के बीच पर सैर किया और पीएम मोदी ने पोस्ट पर लिखा, लक्षद्वीप बहुत खूबसूरत है। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो शेयर की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिसमें उन्होंने कहा साफ तौर पर कि लक्षद्वीप का ये दौरा बेहद खास रहा और काफी खूबसूरत तस्वीरें ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप देख रहे हैं, जिसमें वो आपको साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। समुद्र में उन्होंने स्विमिंग की है। स्विमिंग करने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीच पे देखिए फोटोज भी क्लिक कराई और ये वो फोटोज है जो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स हैंडल के जरिए शेयर की है, ताकि जो लोग हैं वो देख पाए कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने ज्यादा एडवेंचरस भी हैं। लक्षद्वीप वो पहुंचे, वहां पर समुद्र में उन्होंने गोते लगाए, स्विमिंग की। स्विमिंग करने के साथ उन्होंने बीच पर फोटोज क्लिक करवाई और जो शाम का समय है उस शाम के समय का लुत्फ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उठाते नजर आए। वो जो सनसेट है उसकी तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, उसका भी लुत्फ उठाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। तो काफी खूबसूरत ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इन तस्वीरों को शेयर किया है अपने एक्स हैंडल के जरिए। पीएम मोदी लक्षद्वीप में पहुंचे, जहां उन्होंने 1130 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया था। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री जब वहां पर पहुंचे तो उन्हें देखने के लिए लोग काफी ज्यादा उत्साहित थे। पीएम मोदी लक्षद्वीप में 1150 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देकर आए हैं। इसके बाद वो केरल के लिए रवाना हो गए थे और पीएम मोदी ने जो वहां पर तस्वीरें क्लिक करवाई हैं वो तस्वीरें अब न्यूज इंडिया आपको दिखा रहा है, जिस तस्वीर में आप देख पाएंगे पीएम मोदी बीच पर बैठे अकेले इस समय का आनंद लेते नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा सबका साथ सबका विकास यही बीजेपी का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी के बाद दशकों तक केंद्र में जो सरकारें रहीं उनकी प्राथमिकता सिर्फ अपने राजनीतिक दल का विकास था, इस बात का जिक्र किया था। साथ ही उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र का विकास चाहती है। बीजेपी सिर्फ चाहती है कि लक्षद्वीप में रह रहे हर एक प्रत्येक नागरिक का विकास हो। और उस दौरान भी जो तस्वीरें थी वो हमने दिखाई आपको, लेकिन आज ये कुछ हट के तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समुद्र में गोते लगाते नजर आए। लक्षद्वीप जब वो पहुंचे तो यहाँ समुद्र किनारे बीच साइड पर वो समय का आनंद और एकांत में बैठे नजर आए और उन्होंने ये तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि मन बेहद खुश हुआ और मन को काफी शांति मिली। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बीजेपी और ईडी पर हमला। मेरी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। ईडी के समन को भी केजरीवाल ने बताया गैर कानूनी। तो देखिए, इससे पहले अगर हम बात करें तो 3 बार समन भेजा जा चुका है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, लेकिन वो उस समन पर पेश नहीं हुए थे। लेकिन उन्होंने एक पत्र जरूर भेजा था जिसमें उन्होंने जवाब दिया था। और अब चौथे समन का जब जिक्र हो रहा है तो इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी और ईडी पर आरोप लगाया और लगातार ईडी पर आरोप ये लगते रहे हैं कि वो बीजेपी के इशारों पर काम करती है। क्या कुछ कहा गया वो आपको सुनवाते हैं, सुनिए। पिछले 2 साल से ये शब्द आपने कई बार सुना होगा। 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला, कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहां? क्या सारा पैसा हवा में गायब हो गया? सच्चाई यह है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। अगर होता तो पैसा भी मिलता। ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है।
कुछ साबित नहीं हो रहा, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी सम्मन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। इन्होंने मुझे सम्मन भेजे हैं। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये सम्मन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है? ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है। मैंने बताया है कि उनके सम्मन कैसे गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है। इसका मतलब वे भी मानते हैं कि उनका नोटिस गैर कानूनी है। क्या मुझे एक गैर कानूनी सम्मन का पालन करना चाहिए? तो देखिए, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेरे पास सबसे बड़ी ताकत है मेरी ईमानदारी, और मेरी इस ईमानदारी पर बार बार बीजेपी चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं हर बार यही कहूंगा कि ये सारे केस झूठे हैं, ये सारे आरोप निराधार हैं। अब आपको बताते हैं कि केजरीवाल के पास आखिर कानूनी रास्ता क्या है, कैसे वो खुद को बचा सकते हैं। केजरीवाल के पास दो कानूनी रास्ते हैं। वो ईडी के समन को कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, कोर्ट में आरोप क्या लगे हैं इसकी मांग कर सकते हैं, वो कोर्ट से अग्रिम जमानत भी ले सकते हैं, और ऐसे में जांच की प्रक्रिया के दौरान वो गिरफ्तारी से बच सकते हैं। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि आखिर कानूनी रास्ता क्या है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास। वो सबसे पहले जो समन उन्हें भेजा गया है उसे कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। साथ ही कोर्ट में वो ये भी पूछ सकते हैं कि जो समन उन्हें भेजा गया है उसमें आरोप जो लगाए गए हैं उनका क्या आधार है। इस तरीके से वो खुद को बचा सकते हैं। ईडी के समन को कोर्ट में चुनौती देने के बाद इस पर ईडी को जवाब भी देना होगा। हालांकि इसके अलावा अब हम आपको बताते हैं क्या है दिल्ली शराब नीति घोटाला, जिस मामले में बार बार नाम अरविंद केजरीवाल का सामने आ रहा है। तो देखिए, नवंबर 2021 में नई शराब नीति को लागू किया गया था दिल्ली सरकार की ओर से। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इसका ऐलान किया था, और इस नीति से शराब की दुकानें निजी हाथों में चली जाएगी, ये कानून था। सिसोदिया ने नई नीति के दो तर्क दिए। पहला, माफिया राज खत्म होगा, और दूसरा, सरकारी खजाना बढ़ेगा। 8 जुलाई 2022 में शराब नीति में घोटाले का आरोप लगा था, और इस मामले में अभी भी जेल में बंद है मनीष सिसोदिया, और अब बार बार अरविंद केजरीवाल को समन भेजा जा रहा है। हालांकि अब देखना होगा क्या कानूनी दांवपेच आजमाते हैं सीएम अरविंद केजरीवाल। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।